24 घंटे सीसीटीवी से मेरी मॉनिटरिंग होती थी। जहां पे हम स्नान कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वो तक भी सीसीटीवी के दायरे में था 4 दिन तक। मैं लड़ता रहा, मैंने कहा ये किस नियम के तहत आप, मैं नहा रहा हूं वो भी आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वॉशरूम में भी? वॉशरूम तक सीसीटीवी से कवर हो रहा था। 11 दिन मुझे एक कोठरी में रखा गया जेल के अंदर। सिर्फ 2 वक्त निकाला जाता था मेडिकल जांच के लिए, और जब मैं निकाला जाता था मेरे साथ सिपाही होते थे, अनाउंस होता था वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने वार्डों में बंद हो जाएं। जैसे कोई आतंकवादी माफिया को ले जाया जाता है वैसे ही लेके जाते थे, मेरा मेडिकल चेकअप कराते थे और जेल की कोठरी में रख देते। वहां पे बाकी सारे कैदी खुलते थे, मैं नहीं खुलता था। मुझे उसी बैरक के पास की जो थोड़ी सी जगह थी उसी में रहना होता था 11 दिन तक। और उसके बाद जाके मैंने सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात की। मैंने कहा एक सामान्य कैदी का भी अधिकार नहीं दे रहे हैं आप? आपका पहला तजुर्बा है या पहले भी जेल गए थे आप? नहीं, पहले जेल गए थे, लेकिन जब पहले यूपी के जेलों में मैं गया था, जैसे आंदोलनों में, लेकिन कभी इस तरह का बर्ताव नहीं हुआ। 6 महीने एक एक दिन ये सोचता रहा कि जिस दिन मौका निकले लगेगा और बाहर आऊंगा तो मुझे बेबाकी से 4 गुना ज्यादा जज्बे से, मजबूती से लड़ाई लड़ना है। कभी भी मन में एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं आई। तो जब मैं जेल से बाहर निकला तो मैंने जेल के फाटक को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर 300 कदम लगभग मुझे चल के गेट के बाहर आना पड़ा। और जब 300 कदम वो मैं चल रहा था तो मैंने उस दौरान ही फैसला किया कि अभी बाहर निकलकर पहला ही बयान मुझे वही देना है कि हम कोई जश्न मनाने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरी जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये जो आप जेल से निकले परसों रात, करीब करीब अभी 48 घंटे हुए परसों शाम, और निकलते ही जो वहां जेल के बाहर एक गाड़ी के ऊपर आपकी तस्वीर आई, पहले गाड़ी के किसी छज्जे पर, वहां कुछ आप बोले, सीधे फिर केजरीवाल, शायद पहले आप पार्टी ऑफिस गए, उसके बाद केजरीवाल जी के घर पे गए, सुनीता केजरीवाल से मिले, उनके पैर छुआ, प्रणाम किया, फिर आप पार्टी ऑफिस आए और सीधे पार्टी ऑफिस में आकर मोदी जी को ललकारना शुरू किया। मनीष जी के घर पे गए जी। अच्छा, चलिए, मनीष जी के भी घर पे गए और मोदी को ललकारना शुरू किया और बीजेपी को लेकर बहुत हमलावर हुए। तो ये आपने क्या प्लानिंग जेल में निकलने से पहले कर ली थी? सोच लिया था कि निकलते ही बस शुरू हो जाना है, चौका छक्का लगाते हुए मोदी जी पर बरस जाना है? 6 महीने एक एक दिन ये सोचता रहा कि जिस दिन मौका निकले लगेगा और बाहर आऊंगा तो मुझे बेबाकी से 4 गुना ज्यादा जज्बे से, मजबूती से लड़ाई लड़ना है। कभी भी मन में एक क्षण के लिए भी निराशा नहीं आई। कभी भी ये नहीं आया कि आगे जाके 6 महीने ये तो पता नहीं था कि कब निकलेंगे। जब भी निकलेंगे तो ये जाकर उनके सामने सर झुकाएंगे, ये कभी एक क्षण के लिए भी मन में नहीं आया। बल्कि हर दिन यही आया कि खूब लड़ेंगे जाके। तो मतलब आप तय करके, जब मैं जेल से निकला तो फाटक से निकलते ही किसी गाड़ी पे चढ़ जाएंगे। हाँ, तो जेल के फाटक से, अब उसकी दास्तां बताता हूँ। तो हर दिन कुछ ना कुछ दिमाग में बनाता रहता था कि इसको ऐसे बोलूंगा, इसको ऐसे बोलूंगा। तो जब मैं जेल से बाहर निकला तो मैंने जेल के फाटक को देखा, फिर आसमान को देखा, फिर 300 कदम लगभग मुझे चल के गेट के बाहर आना पड़ा। और जब 300 कदम वो मैं चल रहा था तो मैंने उस दौरान ही फैसला किया कि अभी बाहर निकलकर पहला ही बयान मुझे वही देना है कि हम कोई जश्न मनाने नहीं जा रहे हैं, हम दूसरी जंग की शुरुआत करने जा रहे हैं, संघर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। बैठेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं और अपनी लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। और एक भी बात और एक भी तथ्य पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच में मैंने कोई भी गलत नहीं बोला। भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, नरेंद्र मोदी जी की जो तानाशाही है, जिस तरह से वो देश को चलाना चाहते हैं, हम लोगों को डराना चाहते हैं, पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं, विपक्षी हुकूमतों को उखाड़ उखाड़ के फेंकना चाहते हैं, वही उसी के खिलाफ मैंने बोला।
ये उस पर आते हैं। लेकिन मैं ये आपकी बात से लगा कि आपने एक पटकथा स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी कि जेल से निकलते ही क्या क्या करना है, पहली और हो बात तो सकता है मैं लिख के भाषण डायलॉग भी तैयार होगा, क्योंकि जो आपने भाषण दिया वो एकदम दिमाग में पूरी तरह से डिजाइंड और स्क्रिप्टेड था। हाँ, सही कह रहा हूं? मैं पहली बात तो लिख के भाषण नहीं देता, लेकिन सोचता रहता हूं, तो ये सारी बातें मेरे दिमाग में, दिल में उतर के एकदम तैयार थी कि मुझे क्या बोलना है। क्योंकि एक बहुत बुरा वक्त हमारे कार्यकर्ता देख रहे हैं, मतलब एक बहुत ही अत्याचार की पराकाष्ठा देख रहे हैं। कभी हमारे एक नेता को गिरफ्तार, फिर दूसरे नेता को गिरफ्तार, फिर पार्टी के मुखिया को ही गिरफ्तार कर लिया। तो ये एक ऐसा वक्त था जिसमें मुझे लगा कि मुझे बोलना चाहिए और अपने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाना चाहिए, और मैंने उसी लिए ये सब बातें की। और अच्छा संजय जी, जब संजय सिंह जी जब परसों रात को आप निकले, जो भी 7-8 जितने बजे भी, 8 साढ़े 8 जो भी टाइम था, उस समय तक केजरीवाल को तिहाड़ गए लगभग 48 घंटे हो गए थे। तो अरविंद केजरीवाल जो आपकी पार्टी के सुप्रीमो, दिल्ली के मुख्यमंत्री, 48 घंटे पहले पहुंच चुके थे। जिस जेल में आपने 6 महीने गुजारे, उस जेल में मनीष सिसोदिया जो आपकी पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री थे, वो करीब करीब 13 महीने से थे। ये भी खबर आई कि जिस बैरक में सिसोदिया थे उसी बैरक में केजरीवाल को रखा गया, कोई शिफ्ट किया गया, या आपके बैरक में रखा गया शायद नहीं, आपको। मैं जिस बैरक में था, जिस सेल में मैं था, उसका नंबर था 25, उसका नंबर था 28, केजरीवाल जी 25 नंबर में, 25 नंबर थे। तो इसका मतलब 25 और 28 में बस 3 बैरक का फर्क था। नहीं तो नहीं नहीं, मुझे जेल, अरे अजीत अंजुम जी, मुझे अंदाजा नहीं है ना, मैं जेल गया नहीं हूँ। नहीं 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 अंदाजा नहीं, हो जाएगा, हो सकता है। अभी तो जेल अजीत के अंदर की आप ही से सुनूंगा। 11 दिन मुझे एक कोठरी में रखा गया जेल के अंदर। सिर्फ 2 वक्त निकाला जाता था मेडिकल जांच के लिए, और जब मैं निकाला जाता था मेरे साथ सिपाही होते थे, अनाउंस होता था वार्ड नंबर 1, 2 और 3 के बंदी भाई अपने अपने वार्डों में बंद हो जाए। जैसे कोई आतंकवादी माफिया को ले जाया जाता है, वैसे ही लेके जाते थे, मेरा मेडिकल चेकअप कराते थे और जेल की कोठरी में रख देते थे। 24 घंटे सीसीटीवी से मेरी मॉनिटरिंग होती थी। जहां पे हम स्नान कर रहे हैं, शौच कर रहे हैं, वो तक भी सीसीटीवी के दायरे में था। 4 दिन तक मैं लड़ता रहा। मैंने कहा ये किस नियम के तहत आप, मैं नहा रहा हूं वो भी आप कैसे देख रहे हैं? मतलब वॉशरूम में भी? वॉशरूम तक, वॉशरूम तक के अंदर सीसीटीवी से कवर हो रहा था। धीरे धीरे कितनी मेडिकल डाइट हो वहां पे, बाकी सारे कैदी खुलते थे, मैं नहीं खुलता था। मुझे उसी बैरक के पास की जो थोड़ी सी जगह थी उसी में रहना होता था 11 दिन तक। और उसके बाद जाके मैंने सुपरिंटेंडेंट से मुलाकात की। मैंने कहा एक सामान्य कैदी का भी अधिकार नहीं दे रहे आप? एक सामान्य कैदी को जो अधिकार है वो भी मुझे नहीं है। तो बहरहाल वो उसकी लंबी दास्तान है, फिर नहीं, कभी लेकिन ये जानना चाहेंगे, इसलिए दिन भर आपने बहुत बातें की, उस पर भी आएंगे जो आपके मुख्य मुद्दे हैं, जो आरोप है। लेकिन जेल में कैसे 6 महीने गुजरे ये जरा जानना चाहेंगे, क्योंकि तो हम लोगों का तजुर्बा है नहीं। आपका पहला तजुर्बा है या पहले भी जेल गए थे आप? नहीं, पहले जेल गए थे, लेकिन जब पहले यूपी के जेलों में मैं गया था, जैसे आंदोलनों में, लेकिन कभी इस तरह का बर्ताव नहीं हुआ। और ये 6 महीने का इतनी लंबी अवधि भी पहली बार हुई, वो भी सांसद होते लेकिन हुए। मैं फिर भी जेल के अधिकारियों, राज्यसभा का नॉमिनेशन दोबारा किया जी। मैं फिर भी जेल के अधिकारियों, वहां के कर्मचारियों का आभारी हूं, और उनके खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा। हो सकता है उन पर भी दबाव रहा होगा, कहीं से रहा होगा दबाव। क्या वो बातें महत्वपूर्ण नहीं है। जब हम गए ही जेल में हैं तो यातना झेलने गए। मैं तो कोर्ट के रूम में कहा था अजीत अंजुम जी कि मैं प्रधानमंत्री की यातना का पैमाना चेक करना चाहता हूं, तो फिर शिकायत किस बात की? प्रधानमंत्री जी को जितनी यातना देनी है दे, हमें क्या फर्क पड़ता है। वो तो मुद्दा नहीं है, मैं उसको ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं मानता। लेकिन क्या मैंने जो पूछा कि चूंकि आपकी जब जेल से बाहर आप निकले जमानत पर, उससे 48 घंटे पहले अरविंद केजरीवाल तिहाड़ पहुंच गए थे। क्या तिहाड़ में आप लोगों की कोई मुलाकात? तो मुझे उनके आने से पहले, सुनिए, मुझे उनके आने से पहले दूसरी जेल में कर दिया गया, 5 नंबर जेल में। अच्छा। मैंने कहा भी इस बात को कि भाई आप एक चीज ये बताइए,
दूसरे मामलों में तो सारे लोग एक साथ इसी जेल में हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है? बोले साहब ऊपर से आदेश है। अच्छा, आपको शिफ्ट कर दिया गया केजरीवाल को जेल में एफआईआर होती है, एक ही एफआईआर होती है अजीत जी, तो उसके जो आरोपी होते हैं ज्यादातर एक ही साथ रखे जाते हैं। अच्छा, हमको उठा के दूसरी जेल में कर दिया, 5 नंबर में। अच्छा, तो जेल शिफ्ट किया गया, ये आप कह रहे हैं केजरीवाल जेल शिफ्ट किया गया। अरविंद जी के आने से पहले मुझे उठा के जेल शिफ्ट किया गया, 5 नंबर में किया गया। तो इसका क्या मकसद रहा होगा? क्या आप दोनों मिले नहीं, कोई बात ना हो पाए? कोई मिले नहीं, कोई बात ना होने पाए, एक दूसरे का चेहरा ना देख पाए, एक दूसरे के साथ ना रहने पाए। और ये बताइए जी, मनीष सिसोदिया भी चूंकि 13 महीने से लगभग जेल में है, सिसोदिया से मुलाकात हुई आपकी? वो हमारी बगल के जेल में थे, 1 नंबर में। तो मुलाकात हुई कभी? कभी नहीं, सिर्फ कोर्ट की तारीखों पे होती थी। तो अंदर में कहीं कोई गुंजाइश नहीं होती है जब बाहर आते हैं कैदी खाने के समय या अलग वक्त पर? उनका जेल अलग था, हमारा जेल अलग। उनका जेल नंबर अलग थी। 1 नंबर जेल उनकी थी, 2 नंबर हमारी थी। फिर बाद में 5 नंबर हमको कर दिया और अरविंद केजरीवाल जी को 2 नंबर में कर दिया। अब हम आते हैं उस मुद्दे पर संजय सिंह जी, जो बीजेपी ने कहा कि आप ये सब इंटरव्यू देकर बात करके ये गलत बयानी कर रहे हैं और कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं। उसके बाद में अगले सवाल आपने तो जरूर कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा होगा। हाँ, उसमें क्या लिखा है हमारी शर्तों में? मैं अपने से संबंधित कोई बात नहीं बोलूंगा केस के बारे में। मैंने बोला हो तो दिखा दीजिए, भाजपा को वालों को भी दिखा दीजिए। तो ये स्मार्ट प्ले कर रहे हैं कि अपने केस के बारे में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन उसी लीकर केस के बारे में केजरीवाल या सिसोदिया या बाकी मुद्दों पर बोल रहे हैं। इसमें स्मार्ट प्ले की क्या बात है? इसमें तो कोर्ट का जो आदेश है उसका मैं अक्षरशः पालन कर रहा हूं। कोर्ट ने कहा भाई अपने से संबंधित आप कोई बात नहीं बोलेंगे। अपने से संबंधित मैंने कोई सफाई दी हो, कोई बात केस के बारे में बोली हो, आप दिखा दीजिए। आप उस पार्टी की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए उस पार्टी की बात नहीं करते हैं। चलिए उनका आप कहेंगे कि विपक्ष में हैं आप या गैर बीजेपी हैं तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है आप लोगों के लिए। आप लोग तो नैतिकता, मर्यादा, शुचिता, अलग तरह की राजनीति के लिए आए थे ना संजय सिंह जी। तो आप लोगों की तो जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप तो पहले दिल्ली में जब धरना प्रदर्शन, अन्ना आंदोलन चल रहा था, तब तो 150 सांसदों को चोर और मंत्रियों को चोर बोलकर सबको इस्तीफे की बात करते थे, शीला दीक्षित को जेल भेजने की बात करते थे। सारे मंत्री, अभी 1 दर्जन नाम गिना सकता हूं, जो आपके पक्ष में रामलीला मैदान में खड़े थे उस 31 मार्च को केजरीवाल और आपकी गिरफ्तारी के खिलाफ, उनमें से जो मंच पर खड़े थे उनमें से भी 1 दर्जन को आप जेल भेजने के लिए उसी रामलीला मैदान में सवाल पूछा है आपने। बहुत ही अच्छा रामलीला मैदान में, उसी रामलीला मैदान में आप लोगों ने अनशन धरना उन्हीं लोगों को जेल भेजने के लिए किया था। सवाल आपके बचाव में 31 मार्च को वहां रामलीला मैदान में थे। आपका सवाल सुन लिया मैंने अजीत अंजुम जी। आज एक ऐसा संवैधानिक और लोकतांत्रिक संकट खड़ा कर दिया है इस देश के लोकतंत्र पर प्रधानमंत्री जी ने कि सबको लामबंद होने की आवश्यकता है, एक एक व्यक्ति को, नहीं तो विपक्ष बचेगा ही नहीं, साफ कर देंगे पूरे देश से। ये परिस्थिति है आज की। एक एक पार्टी को चुन चुन के खत्म कर रहे हैं। और मैंने तो आपको बता दिया ना, जो हमारे समर्थन के बयान उसको छिपाकर, दबाव बनाकर हमारे खिलाफ लिए गए बयान, यानी अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ लिए गए बयान को आधार बनाकर आप गिरफ्तारियां कर रहे हैं। तो आज भी प्रधानमंत्री ने कल को आप 2 फर्जी मुकदमा करेंगे, भगवंत मान पे 2 करेंगे, स्टालिन पे, फिर विजयन पे, फिर ममता बनर्जी पे, फिर रेवंत रेड्डी पे, फिर सिद्धारमैया पे, तो सारा विपक्ष आप खत्म कर देंगे, कह देंगे इस्तीफा दो। चलो, यही तो करना है आपको। नहीं, प्रधानमंत्री ने आज भी चुरू में भाषण दिया, कहा सारे भ्रष्टाचारी एक मंच पर आ रहे हैं। देखिए, सिर्फ एक नारे पर मुझे पूरा भरोसा है। वो कहते हैं ये मोदी की गारंटी है, एक एक भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, इसकी गारंटी है। पूरब से लेके पश्चिम तक, उत्तर से लेके दक्षिण तक, एक एक भ्रष्टाचारी को भाजपा में शामिल करूंगा, इसकी गारंटी है। यही गारंटी है मोदी जी। छोड़िए इन लोगों की क्या बात कर रहे हैं। नहीं, फिर आपकी बात करते हैं। चलिए, आपने कहा कि
हाँ चलिए बीजेपी की बात नहीं करते हैं, लेकिन वही सवाल फिर संजय जी, बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं और कह रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट भी हैं, मैं तो आशुतोष का नाम लूंगा, सत्य हिंदी के एडिटर, उनको देखा अभी कल परसों किसी चैनल पर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई नैतिकता का मानदंड अपने लिए तो रखते कि जब जेल गए तो इस्तीफा दे देते, जिसको संजय सिंह को बना दे, आप में क्या कभी है, जेल से बाहर आ गए आप ही को बना दे, सौरभ भारद्वाज को बना दे, आतिशी को बना दे। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल जी के नाम पर वोट दिया है, उनको अपना लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री बनाया जनता ने है। जेल गए मुख्यमंत्री के लिए वोट नहीं दिया था, तब जेल गए शराब मुख्यमंत्री ऐसे नहीं गए हैं जेल, ऐसे नहीं गए हैं जेल, उनको जेल जबरन भेजा गया है, साजिश के तहत भेजा गया है, झूठे मुकदमे बना के भेजा गया है, इसलिए जेल उनको तो भेजा गया साजिश के तहत। तो आप ये बीजेपी हमारे खिलाफ साजिश करे, हम इस्तीफा दे दें, और अजय मिश्रा का लड़का 4 किसान को कुचल के मार दे, फिर भी वो देश का गृह राज्य मंत्री रहे, मणिपुर 1 साल तक जलता रहे, एक फौजी की पत्नी को निवस्त करके घुमाया जाए, हिंसा हो, दरिंदगी हो, और ऐसे मुख्यमंत्री को माला पहना के कंधे पे बिठा के भाजपाई नाचे, उसका इस्तीफा नहीं होगा। हमारी पहलवान बेटियां सड़क पे घसीटी जाएंगी, मारे जाएंगी, उनको न्याय नहीं मिलेगा, उसमें प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे, हम इस्तीफा दे दें, हम फांसी पे चढ़ जाएं। तो ये जो बातें हैं अजीत अंजुम जी, सुन के इतना अंदर से ऐसा लगता है कि आज जो है देश के राजनीति के जो माफिया हैं, गुंडे हैं, मैं इनको कहूंगा, ये इस पर उतारू हो गए कि सारी पार्टियां खत्म करो किसी भी तरीके से। ये तो केजरीवाल, हेमंत सोरेन से शुरुआत की, केजरीवाल पे पहुंच गए। अगर केजरीवाल पर इनको नहीं रोका गया, मेरी बात को इन्वर्टेड कामा में मैं बोल रहा हूं, लिख कर रख लीजिएगा अजीत अंजुम जी, विपक्ष की कोई सरकार हिंदुस्तान में नहीं बचेगी, इसलिए केजरीवाल के मुद्दे पे इन्हें रोकना पड़ेगा। आप हेमंत सोरेन का जिक्र किया, मैंने वही सवाल पूछने वाला था कि भाई हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी जब होने वाली थी, उससे पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया सलाखों के पीछे जाने से, और उसके बाद तय विधायकों ने अपना चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री चुन लिया। तो कम से कम उन्होंने ये तो मर्यादा दिखाई कि ये जेल में नहीं रह रहे कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, जैसे केजरीवाल का। रणनीतिक रूप से वो उस वक्त फैसला नहीं ले पाए होंगे। तो ये आप लोगों का रणनीतिक फैसला है। अच्छे रणनीतिकार हैं, भाजपा अच्छे रणनीतिकार हैं, वो सफल रहे हेमंत सोरेन को जेल भेजने में। तो जेल से कैसे सरकार चलेगी? चलती है जेल से, तो सुब्रतो राय सहारा, इंटरनेट, फोन, ऑफिस, मीटिंग सब करते थे। अरे सुब्रतो राय सहारा तो जनता को लूट के उसके बाद कितना पैसा गबन कर गए, खा गए, 3 साल जेल में रहे, वो अलग कहानी। ऐसे भी व्यक्ति को काफिस मिला है हिंदुस्तान की जेल में, तो एक निर्वाचित 2 करोड़ के मुख्यमंत्री को तो मिल ही जाना चाहिए था अब तक। तो केजरीवाल के आप ही ने मेरी बात का जवाब दे दिया। नहीं तो केजरीवाल के जब चंद्रा ब्रदर्स और सुब्रतो राय सहारा को मिल सकता है, तो 2 करोड़ लोगों से निर्वाचित मुख्यमंत्री को क्यों नहीं मिल सकता? और मैं तो खुद जेल में रहा हूं, मैंने उपराष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है, जेल से अटेस्ट होके गई है। मेरी गोपनीय चिट्ठी जानी थी, कोर्ट ने ऑर्डर किया इनका गोपनीय चिट्ठी भेजिए, कोई देखेगा नहीं। स्टैंडिंग कमेटी के सामने मुझे जाना था, बोले गोपनीय रहता है, सारी पत्राचार इनको भेजिए, जब स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट की इनको बुलाए। ऐसे ही जो काम होंगे दिल्ली के, कोर्ट उस पर आदेश करेगी। तो आप लोगों ने तय कर लिया है कि केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, और अगर दिल्ली की सरकार, एक मिनट सुन लीजिए, दिल्ली की सरकार अगर लॉलेसनेस या हेडलेस होने की वजह से बर्खास्त करने का फैसला, रिकमेंडेशन अगर एलजी कर देते हैं और राष्ट्रपति मान लेती हैं, ऐसे कैसे अजीत अंजुम जी बर्खास्त कर देंगे? भारत संविधान के हिसाब से चलेगा ना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत का संविधान बनाया ना, किसी विनय सक्सेना जी ने तो बनाया नहीं है। तो अंबेडकर जी ने जब संविधान बनाया था, तो अंबेडकर जी को कहां पता था कि जेल में मुख्यमंत्री रहेगा, कहेगा हम सरकार चलाएंगे? अंबेडकर जी को संविधान में तो रखा नहीं था। लेकिन अंबेडकर जी को यह पता था कि नरेंद्र मोदी जैसा एक तानाशाह हिंदुस्तान में कभी आ सकता है, इसीलिए उन्होंने नहीं लिखा था। हाँ, ये बात भी आप सही कर रहे हैं, उनको नहीं पता होगा, ये बात तो सही कर, लेकिन उनको ये पता रहा होगा कि ऐसा एक तानाशाह आ सकता है जो कभी एक निर्वाचित मुख्यमंत्री को बिना
किसी आरोप के बिना, किसी बिना किसी आरोप नहीं के, आरोप तो है ही, अब वो आरोप है बिना किसी सबूत के, बिना किसी हाँ, सबूत वाली बात आप कर सकते, आरोप थे। अब चूंकि अब एक दो सवाल और है संजय जी, सवाल ये उठता है, ठीक है आप अंबेडकर साहब और भगत सिंह की तस्वीर लगाकर सुनीता केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। एक चीज बताइए, आप क्यों नहीं तो अपनी तस्वीर भगत सिंह, आप अगर भगत सिंह जी के साथ अपनी तस्वीर लगा लेंगे तो उससे आपको अच्छी अनुभूति नहीं होगी क्या? ये कौन सी बात? अरे मैं भगत सिंह पे डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, भगत सिंह पे डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूँ, भगत सिंह का मुरीद हूँ मैं। कॉलेज डेज में भगत सिंह को पूरा पढ़ा है मैंने, भगत सिंह जेल में क्या पढ़ते थे वो भी पढ़ा है, लेकिन मैं अपनी तुलना भगत सिंह से करके मैं धूल बराबर भी नहीं हूँ। तो मैं कर रहा है, अरे भाई तुलना करना और प्रेरणा लेना है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हम प्रभु श्री राम से प्रेरणा ले सकते हैं, हम भगवान कृष्ण से प्रेरणा ले सकते हैं, उनके आदर्शों से प्रेरणा ले सकते हैं, उनकी मर्यादा से प्रेरणा ले सकते हैं। हम भगवान ये सही, एक मिनट आपने कहा भगवान श्री राम की मर्यादा से प्रेरणा ले सकते हैं, मर्यादा बहुत बड़ा शब्द है, तो मर्यादा इस देश में, माफ करिए थोड़ा कटु सवाल पूछ रहा हूं, लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, माफ करिए रेल मंत्री थे इस देश में, प्रधानमंत्री बनने से पहले एक रेल हादसे पर इस्तीफा दिया, हवाला कांड में डायरी, जैन डायरी में नाम आया तो शरद यादव से लेकर अडवाणी तक ने इस्तीफा दिया, डिसप्रोपोर्शनेट एसेट नहीं, किसी चीज में ऐसे सोनिया गांधी का नाम आया उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तो ये इस देश में ऐसी बहुत सारी मिसालें, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट सोनिया गांधी की केस में ऐसी मिसालें समय समय पर दी गई है, तो कम से कम मिसाल तो रखें कि चलिए हमने इस्तीफा दे दिया। यह लगता है कि तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं, ये अकेले केजरीवाल को ही बचाने की लड़ाई नहीं है, भी समझ लीजिए आप, ये देश की सभी विपक्षी सरकारों को बचाने की कोशिश भी है। जितन जी, एक बार केजरीवाल जी ने इस्तीफा दे दिया ना, मेरी बात को फिर मैं दोहराना पड़ रहा है मुझे, लिख के रख लीजिए, एक भी विपक्षी सरकार का मुख्यमंत्री बचेगा नहीं, और उनकी पार्टी बचेगी नहीं, और उनके विधायक बचेंगे नहीं। अच्छा ये बताओ, आप ये बार बार तानाशाह कर रहे हो मोदी जी को, आज आपने सुबह भी कहा पीएम मोदी को लगातार, और तानाशाह लगातार कर रहे हैं, उनकी तानाशाही के कुछ सबूत बताइए जिसके आधार पर लगे कि तानाशाह बहुत बड़ा वर्ड है, डिक्टेटर, और डिक्टेटर जब बोलते हैं तो ईदी अमीन और हिटलर और मुसोलिनी और उनके चेहरे जहन में आते हैं, और ये कभी वो नॉर्थ कोरिया वाला है किम जोंग उन। तो तानाशाह क्या करता है? अरुणाचल की निर्वाचित सरकार को गिराना, उत्तराखंड की निर्वाचित सरकार को गिराना, कर्नाटक की निर्वाचित सरकार को गिराना, मध्य प्रदेश की निर्वाचित सरकार को गिराना, गोवा में जोड़ तोड़ करके सरकार बनाना, महाराष्ट्र में निर्वाचित सरकार को गिराना, लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार को गिराना। तानाशाह और करता क्या है? और क्या करता है बताइए? और क्या काम होता है? फर्जी मुकदमा लगा लगा के लोगों को जेल में भेजना, डराना, धमकाना, बंदर घुड़की देना, तो यही करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कि तानाशाह है। तो लड़ेंगे कैसे? अब वक्त बहुत कम है, आखिरी सवाल, अब वक्त चुनाव में संजय सिंह जी बहुत कम है, पहले दौर के चुनाव में, हालांकि दिल्ली में चुनाव में कुछ हफ्ते बाकी हैं, लेकिन वक्त बहुत कम है। आपकी लीडरशिप, जो मुख्य लीडरशिप है वो जेल में है, और उसके बाद आप जमानत पर है, और उसके बाद कुछ लोग डरे हुए गिरफ्तारी को लेकर, राघव चड्ढा विदेश में, पता नहीं आएंगे कि नहीं चुनाव तक। डरे हुए तो मोदी जी हैं। अगर आप इतने दिन के इतने मजे हुए पत्रकार हैं, आप मुझे बताइए कोई राजनेता ऐसी गलती करता है अगर वो चुनाव जीत रहा होता है? ये हताशा और घबराहट में उठाया गया कदम है। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कभी आपने देखा है कि कोई राजनेता ऐसे चुनाव के समय में कभी एक मुख्यमंत्री, फिर दूसरे मुख्यमंत्री, फिर एक राष्ट्रीय पार्टी का अकाउंट ही सीज कर दे रहा है कांग्रेस पार्टी का? ऐसे कोई करता है? हमने तो इसलिए नहीं देखा कि ऐसा प्रधानमंत्री हमने देखा ही नहीं। हमने अपने 35 साल के तजुर्बे में पहली बार ऐसा प्रधानमंत्री देखा है। आप सही कह रहे हैं, वो तो हम आज आपसे बात कर रहे हैं, पता चला 3 दिन बाद हमारा यूट्यूब सस्पेंड हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, ये भी हमें नहीं पता। अभी 48 घंटे में 2 यूट्यूब पर सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है। अभी आप हमसे कभी कभी मजाक में कहते थे ना, चलिए थोड़ा लाइटर मूड में आ जाते हैं, कि देखिए भाई संजय सिंह जी, आप तो सांसद हैं, आपको तो नहीं छुएंगे, हम लोगों पे कार्रवाई कर सकते हैं। आपने देख लिया ना, आपसे पहले मैं गया जेल में। तो जब लड़ना है तो इन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। चलिए, बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी बात करने के लिए। लेकिन यहां मैं अपनी बात करूं, चूंकि आप पर आरोप है ईडी का, ईडी और जो भी सरकार की एजेंसी है उसका आरोप है, तो इसलिए मैं तो अभी उस
शराब घोटाले की लिस्ट वाले में आरोपी भी नहीं हूं, तो मेरे जेल जाने की अभी कोई वजह नहीं है। संजय जी, आप पानी पीजिए और उसके बाद पानी पी पी कर कोसिए देश की सत्ता को, प्रधानमंत्री को, और मुझे लगता है जब तक आपको जेल में डालने की कोई वजह भी नहीं है, और आप देश के लाखों करोड़ों लोग, मैं और ये आपको कोई खुश करने की बात नहीं कर रहा हूं, आपको प्यार करते हैं, क्योंकि इस मुश्किल वक्त में जब कलम अपना काम भूल गई है, उस समय आप बोलने का जज्बा रख रहे हैं, हिम्मत रख रहे हैं, इसलिए लोग आपको प्यार करते हैं। तो इसलिए बहुत शुक्रिया। आपके खिलाफ कुछ करने से पहले इनको 1000 बार सोचना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। देखिए अभी नीचे कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं, देखिए क्या होता है, लोग कितने सेंसिटिव होते हैं। किसी ने लिखा कि आज अजीत अंजुम का सवाल गोदी मीडिया जैसा लग रहा है। तो लोग जो दो तरफ बटे हैं वो चाह रहे हैं कि मतलब सवाल भी ना पूछा जाए, तो दर्शकों को बता दें। हाँ। मैं चाहता हूं बिल्कुल पूछा जाए, जिससे कि सारी बातें स्पष्ट हो सके, दूध का दूध पानी का पानी हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया, और लगातार अब बात होती रहेगी, चुनाव का मौसम है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह इस बातचीत में शामिल होने के लिए। दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।